Everyone, welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT. ठीक है, NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर. तो ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री के बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो पूरी NCERT ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कहेंगे तो मैं ओल्ड NCERT भी कवर कर दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं. क्या, कब, कहाँ और कैसे. तो हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि चीज़ें कब से शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, किस कंडीशन में शुरू हुई. इन सब के बारे में ये हमें बताने की कोशिश करता है ये चैप्टर. और NCERT तो हमारी जो नॉलेज है उसको, बेसिक नॉलेज को कवर करने में हमारी हेल्प करता है. बहुत लोग कहते हैं कि NCERT नहीं भी पढ़नी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि एक बार NCERT पढ़ लेने के बाद में हमें कोई डाउट नहीं रहता. ठीक है, डाउट नहीं रहेगा तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम समझ सकते हैं आसानी से. तो स्टार्ट करते हैं. रशीदा से स्टार्ट होगा ये चैप्टर. कि रशीदा जो है वो बैठी अखबार पढ़ रही थी. अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है 100 साल पहले. वो सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. 100 साल पहले तो कैसे पता चलेगा. तो कैसे पता चलेगा मतलब कि उस वक्त का कोई चश्मदीद गवाह हमारे पास है नहीं, कोई आई विटनेस नहीं है हमारे पास में कि हमें उस वक्त की गवाही दे दे कि हाँ उस वक्त ये सब चीज़ें घटित हुई थी. ठीक है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. देखिए, हम अगर कल की बात करें कि हम कैसे जान सकते हैं तो उसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ठीक है ना, अखबार पढ़ सकते हैं. अगर पिछले साल क्या हुआ था तो पिछले साल जिसको जिस इंसिडेंट के बारे में हम पूछना चाहते हैं उसके बारे में पता है, उससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं. लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करिए. अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं. तो सबसे पहले हिस्ट्री. अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं. अतीत कोई एक का अतीत नहीं है, किसी राजा का अतीत नहीं है. अतीत उन सब लोगों का है जो उस वक्त से जुड़े हुए हैं, जिसकी बातें हम करेंगे. ठीक है, उस सामाजिक सिस्टम की बात करेंगे जो, और उस सामाजिक सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए थे, जो स्त्रियां, जो पुरुष, जो बच्चे, जो बुजुर्ग, जो सिस्टम उस वक्त जुड़ा हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, उस कृषक के बारे में जानेंगे, उस शिल्पकार के बारे में जानेंगे. ठीक है ना, हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अतीत में जाकर. ठीक है ना, अतीत में वैसे नहीं पहुंचेंगे, कोई टाइम मशीन से नहीं, हम अपनी सोच से तो हम जा ही सकते हैं. तो देखिए, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं. जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे. हम आकेटकों, जो शिकारी है, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, ठीक है, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे क्या खेलते थे. इतनी छोटी बात भी हम पता कर सकते हैं. कौन सी कहानी सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गाने गाया करते थे. इन सब के बारे में हम जान सकते हैं. किससे? अतीत से. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लोग कहाँ रहते थे. तो अगर कहीं रहना, कहीं एक बसेरा होगा तभी एक्टिविटी हो सकेगी. तो पहले मानचित्र पे नर्मदा नदी देखनी है. तो लोकेशन, RS शर्मा कहते हैं कि जब तक भारत का भूगोल हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो भारत का इतिहास समझने में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी. तो सबसे पहले हमें कहा है कि नर्मदा नदी देखो. तो हमने फाइंड कर ली है, नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ियों के पास में है. तो आप ये लोकेशन याद रखना, महाराष्ट्र के पास में. ठीक है, तो याद रहेगा, आई होप ये पॉइंट. ठीक है, तो ये नर्मदा नदी हमने देख ली है. तो ये लोकेशन आप याद रखना. क्यों ये कहा है देखने के लिए, ताकि हमें लोकेशन याद रहे और हम सोच सके कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पे रहते थे. इस नदी के तट पे रहते थे. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे. आप एक बात नोट करिए, ये देखिए, ये नदी है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं पास में. ठीक है, तो ये नदी है, पहाड़ियाँ हैं पास में, तो क्या होगा उस वक्त, कोई इंडस्ट्री थोड़ी ना होगी. इस वक्त जंगल थे. तो लोग जंगल में क्या करेंगे, आखेट करेंगे, शिकार करेंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे, अपने खाने योग्य चीज़ों का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, संग्राहक बन जाएंगे. ठीक है ना. तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. नर्मदा नदी के किनारे कौन लोग रह रहे थे, लोग रह रहे थे कुशल संग्राहक, जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे. पता था उनको यहाँ पे कौन सी जड़, फूल, कंद पाए जाते हैं, उन सबसे परिचित थे. कौन से जंगली जानवर से इनको खतरा है, कौन से जानवरों का ये शिकार कर सकते हैं, उन सबसे
परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से इकट्ठा करते थे और ये जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आपको ये याद रहेगा नर्मदा। ठीक है, तो अब है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर की लोकेशन अपने को पता है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ ये रही, काबुल नदी के पास में है। ठीक है ना, कहाँ पे आ रही है ये? काबुल नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है ना, तो ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ देख ली है आपने लोकेशन। ये किस लिए कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर 8000 वर्ष पहले क्या किया, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ फसलों का उपजाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, मेहरगढ़ जगह के पास में ही है ये। ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने मिलकर सबसे पहले क्या उगाया, गेहूं, जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को क्या बनाना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। लोग कहाँ रहते थे? शहरों में नहीं रह रहे थे। ये सुलेमान की पहाड़ियों के पास शहर नहीं थे, गांव थे। ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये दो लोकेशन हमने देखी है, नर्मदा नदी, ठीक है, और ये हमारी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं अभी लोग? यहाँ पे तो अभी शिकारी ही हैं। ठीक है, लाखों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले नहीं, लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। और किरथर और सुलेमान की बात करें तो ये 8000 साल पहले की बात हो रही है, लाखों साल पहले की नहीं, ये 8000 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर लोगों ने, स्त्री और पुरुष ने मिलकर क्या किया, गेहूं और जौ जैसी फसल उगानी शुरू कर दी। ठीक है, गाय, भेड़, बकरी और बैल पालने शुरू कर दिए। अब कह रहे हैं हमें उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में, देखो पहले अपने उत्तर पूर्व में अपने गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा लेते हैं। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ ये रही और विंध्य की पहाड़ियाँ ये रही। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमें क्यों कहने देखने के लिए, ये कुछ अन्य ऐसी जगह है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब कि जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, कृषि के अंदर डेवलपमेंट आई थी और सबसे पहले चावल उगाया गया था। चावल कहाँ उगाया गया था? विंध्य के उत्तर में स्थित थे, विंध्य के उत्तर वाले भाग में। ठीक है, ये रही विंध्य पहाड़ियाँ, इसके उत्तर भाग में थी। ठीक है, और इस तरफ क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। 3-4 चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, नर्मदा, शिकारी, ठीक है, गेहूं और जौ के उत्पादक, कृषि का विकास एंड देयर चावल का उत्पादन। आई होप आपको ये चारों की चारों लोकेशन अच्छे से याद रहेगी और पॉइंट भी आपको समझ आ गया। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। सहायक नदियाँ कौन सी होती है भला? सहायक नदियाँ वो होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में जाकर मिलेगी तो उन छोटी नदियों को क्या कहेंगे? सहायक नदियाँ कहेंगे। मान लीजिए बड़ी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी है, इसमें आ गई इधर छोटी नदी, ये मैच होगी। ये जो 3 है ये क्या है? सहायक नदियाँ। ठीक है, तो अब अपने को सिंधु की सहायक नदियाँ देखनी है तो देख लेते हैं। ये रही सिंधु नदी हमारी। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास। दिख गई? ठीक है, व्यास सतलुज की है। ठीक है, ये हमारी सहायक नदियाँ दिख गई हमें। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, आरंभिक नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, आरंभिक नगर फले फूले, गंगा और इसकी सहायक नदियों। तो आपने उन्हें देख लिया ये लोकेशन। यहाँ पर अब गांव वाली बात इधर थी, अब शहर वाली बात इधर आ गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर विकसित हुए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें कह रहे हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बता रहे हैं। ये रही हमारी गंगा नदी। ठीक है, ठीक है, ये रही सोन चंबल नदी। ठीक है, और इधर यमुना नदी। ठीक है ना, यमुना की सहायक नदी हमारी चंबल नदी है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो देखिए क्यों कह रहे हैं ये हमें देखने के लिए, ये कह रहे हैं कि इन्हीं नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखो, आरंभिक नगर तो हमारे हुए थे 4700 वर्ष पूर्व, और जब आरंभिक नगरों का विनाश हो गया, उनका पतन हो गया, उसके बाद में दोबारा नगर कब आए? 2500 वर्ष बाद में आए। ठीक है,
2500 वर्ष पूर्व के आए थे नगर, आरंभिक नगर के बाद में द्वितीय नगरीकरण हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, और आरंभिक नगरीकरण हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। याद रहेगा, आई होप। कुछ समझने मतलब कि कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये लोकेशन देखी थी, नर्मदा नदी वाली, संग्राहक थे, गांव बसे थे, और औरतों और मतलब पुरुषों ने मिलकर गेहूं और जौ का उत्पादन किया था और पशुपालन किया। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, और उसके बाद में विंध्य के उत्तर वाले भारत में, उत्तर क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाने लगा। फिर हमें कहा कि सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखिए। यहाँ पर आरंभिक नगर विकसित हुए कब? 4700 वर्ष पूर्व। फिर बोले कि गंगा की देखो सहायक नदियाँ, तो सहायक, तो ये क्या हो गया? सेम ही हो गए। तो यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ हो गया, आ गया होगा। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ हमने देख ली। सहायक नदी सोन का कह रहे हैं, पता लगाओ। तो ये हमें देख लेते हैं, सोन नदी हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये रही, ठीक है। तो सोन नदी हमने देख ली, याद रहेगा यहाँ पे है, ठीक है। सोन नदी, तो सोन नदी क्यों कह रहे हैं देखने के लिए? कह रहे हैं कि इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो मगध था सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज्य था मगध, इसीलिए कह रहे हैं देखने के लिए, सबसे बड़ा राज्य, शक्तिशाली, याद रहेगा आपको। इसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे मगध। सोन नदी के किनारे एक बड़ा राज्य स्थापित हुआ जिसको मगध के नाम से जाना जाता है। वो आज की कहाँ है? बिहार में है, वर्तमान के बिहार में है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? बड़े राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो अब देखो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के, उपमहाद्वीप में कौन कौन आ रहे हैं भला? उपमहाद्वीप में ये पूरा ही क्षेत्र, ये पूरा उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र क्या है? उपमहाद्वीप है। तो लोगों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, ठीक है। तो यात्रा करने के लिए उस वक्त देखो किन किन कठिनाइयों का सामना किया। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा कैसी थी? जोखिम भरी थी। तो ये हमें लोकेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, एरिया बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत और हमारे जो उपमहाद्वीप है कैसे थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः लोग जो थे, कभी लोग काम की तलाश में जाते थे या फिर कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण इधर उधर चले जाया करते थे। तो ठीक है, लोग क्यों जाते थे? यात्रा की क्यों जरूरत पड़ गई? काम की तलाश में या फिर आपदाओं के कारण। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए, अब देखो मगध जैसे बड़े साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो सेनाओं को इधर उधर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अलावा व्यापारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। हड़प्पा, जब हम बात करेंगे हड़प्पाई क्षेत्रों की, उस वक्त व्यापारियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मेसोपोटामिया के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो जो व्यापारी होते थे उनके काफिले कभी जहाज़ों के साथ में मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। फिर आगे धार्मिक गुरु, उन्होंने लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने की ज़रूरत समझी, ठीक है। तो इसीलिए वो जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए, जैसे चीनी लोग यहाँ पे आए करते थे, हुएंगसांग उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम जो है, ठीक है। तो रोचक स्थानों को खोजने और उनको देखने की चाह से आया करते थे। तो इसीलिए ये सब यात्राओं को लोगों ने एक दूसरे के विचारों को क्या किया? आदान प्रदान करने का मौका दिया। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो सेम ही है, इसीलिए अपने काम की तलाश में, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए भी करते हैं, शिक्षा लेने के लिए सबसे ज़्यादा। तो ये छोटे छोटे गांव में जो लोग बैठे हैं, अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण बड़े शहरों में जाते हैं, इसीलिए यात्रा करनी जरूरी पड़ जाती है। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुंदर इस उपमहाद्वीप की सीमा का निर्माण करते हैं। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, ये देखो इस तरफ तो हमारे समुद्र ही आ गया और इधर आ गई बंगाल की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से किससे घिरी हो? ये एरिया से घिरी हो, ठीक है, ओके, इसे बोलते हैं खाड़ी। तो ये देखिए क्लियर है। और इधर ये हमारे क्या आ गए? पहाड़, पहाड़ियाँ आ गए। इधर हमारे थार का मरुस्थल आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है?
सीमा निर्धारित करती है उपमहाद्वीप की। तो हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वो तो ऐसा कर पाए, वो पर्वतों की ऊंचाइयों को भी छू सके और गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए थे और यहीं बस गए। जो उपमहाद्वीप के नहीं थे वो भी आए और वो भी यहाँ पे आके बस गए और उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति के साथ में मिक्स हो गई। लोगों के इस आवागमन से, आने जाने से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, मतलब कि अब देखो संस्कृति के अंदर आदान प्रदान हुआ, उनकी संस्कृति को हमने एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारी संस्कृति को। जैसे आप मान लीजिए चावल बनाने, हम पूरे उपमहाद्वीप में देखते हैं चावल बनाने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। असम में और किसी प्रकार तरीके से बनाए जाते हैं चावल और पंजाब में अलग तरीके से चावल बनाए जाते हैं। पंजाब में खीर बना के बना लिए जाते हैं चावल और वहीं असम में नमकीन चावल बना लेते हैं, है ना, ठीक है। तो वहीं केरल के अंदर क्या मछली के साथ में चावल चलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है एक, लेकिन अगर अपने देखें कि मछली और चावल बिहार के अंदर भी चलेगा तो ये क्या है संस्कृति का आदान प्रदान है ना। तो एक संस्कृति के दूसरी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेना। अब देखिए कोलकाता में श्रीखंड नाम का एक बहुत ही टेस्टी व्यंजन है, तो वो श्रीखंड अब राजस्थान के कई क्षेत्रों में नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम जयपुर वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ भी मिलता है। तो वो संस्कृति कहाँ से ली उन्होंने, वो व्यंजन कहाँ से लिया, कोलकाता से लिया। तो ये क्या हुआ, आदान प्रदान ही तो हो गया किसी न किसी चीज़ का। तो उसी तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। तो ये हो ही गया भोजन वाला, तो संगीत रचने, म्यूजिक, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। जैसे कि अब कोई मिक्स डांस कर लेता है, कोई कथक भी कर लेता है, कोई भांगड़ा भी कर लेता है और कोई गरबा भी कर लेता है, ये सब चीज़ें कर लेते हैं, है ना। कोई पंजाबी सॉन्ग भी गा लेता है और हिंदी भी गा लेता है, हरियाणवी भी गा लेता है। उससे क्या होता है एक दूसरे की संस्कृति क्या हो जाती है, एक दूसरे के विचारों को अपनाने का मौका मिल जाता है। अब देश के नाम पे पहुँचते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया किससे निकला है, इंडिया का मूल शब्द क्या है, इंडस से निकला है, ठीक है। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इंडिया इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु, ठीक है। अब अपने एटलस में, एटलस मतलब कि बहुत सारे मैप का एक बुक होता है, ईरान और यूनान का पता लगाओ, आप देख लेना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने 2500 वर्ष पूर्व आए थे। 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ था भला, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था दूसरा नगरीकरण हुआ था गंगा जो सहायक नदियों के पास में, ठीक है, याद रहेगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला, हिंदोस बोला। सै को है बोलते थे, वो सै का उच्चारण है में करते तो उन्होंने सिंधु को हिंदू और इंदोस बोल दिया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। इस नदी के पूर्व में, तो ये देख लीजिए, ये हमारी नदी थी सिंधु नदी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पश्चिम इधर हो गया, पूरब हो गया, और पूरब के साइड वालों को क्या इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है ना, ठीक है। भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा, ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भरत नाम का प्रयोग है किस लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम, ये हमारा इंडिया था, ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। जो आरंभिक जो 3500 वर्ष पुरानी है, सबसे प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद में हमें किसका मिलता है उल्लेख, लोगों का, उस समूह का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहते थे, भरत कहते थे। बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लग गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंडिया इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को इंडिया, भूमि को इंडिया कहा जाता था, ठीक है। भरत का नाम, भरत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता। और इस समूह का हमें कहाँ जिक्र मिल रहा है, इस समूह का जिक्र हमें मिल रहा है ऋग्वेद में। हम जानना चाहते हैं ना, हमें पता कैसे चलेगा, पता चलेगा ऋग्वेद से पता चल रहा है हमारे देश का नाम कहाँ से हमें निकल रहा है, ठीक है। तो लग रहा है पता। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक नया तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ठीक है।
ये हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या कहते हैं, पांडुलिपियां कहते हैं। क्लियर है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कहलाई जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू शब्द जो है वो लैटिन के मेनू से निकला है, जिसका मतलब क्या है, हाथ। ठीक है, मेनू का मतलब क्या है, हाथ। तो हाथ से लिखने वालों को क्या कहते हैं हिंदी में, पांडुलिपि। और पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मनु, मनु का हाथ से निकलना। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो इधर एक साइड में दिया हुआ है तामपत्रों से बनी एक, कैसे बनती थी ये पांडुलिपियां लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ही पांडुलिपि, ठीक है, ये रही, अपने देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, आपने देखा होगा ये जैसे पेड़ बना होता है, पेड़ होता है, ये मान लीजिए पेड़ है। ठीक है, इधर से ये जो छाल उतरने लगती है ना, इधर से, ठीक है, ये जो छाल होती है इस छाल पे लिखा जाता है। ठीक है, आपने भी कई बार उखाड़ी होगी अपनी ज़िंदगी में, मैंने तो बहुत उखाड़ी है और बड़ा आनंद भी आता है। तो आप देखना कभी ट्राई करके, इसी को अपने बोलते हैं। ठीक है, ताड़। क्लियर है, याद हो गया होगा आपको। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया। देखो अब ये लकड़ी जैसा सिस्टम है, तो लकड़ी ही है, तो कीड़े खा लेंगे इसको, जैसी बात है, जैसे दीमक लग गई तो, तथा कुछ को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में मिलती है। ठीक है, विहार जो शब्द है ये बुद्धकालीन जीवन से संबंधित है। जब हम बुद्ध काल को समझेंगे तब विहार कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, इन पुस्तकों में क्या मिला है, धार्मिक मान्यताएं, क्या क्या उस वक्त लोग क्या धार्मिक मान्यताएं मानते थे, क्या व्यवहार थे धर्म को मानने के, राजाओं का कैसा जीवन था, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि कुछ प्राकृत और तमिल में लिखे हुए हैं। ठीक है, प्राकृत और तमिल में लिखे हुए हैं। पाली भाषा, प्राकृत भाषा पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख देखो, ताम्रपत्र को हमने समझ लिया, जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, महाकाव्य आ रहे हैं। ठीक है, औषधियाँ वगैरह जिसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, नाटक वगैरह जिसमें लिखे हुए हैं। लेकिन अभिलेखों के बारे में हम जान सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर पे या धातु पर किसी कठोर सतह से क्या कर दिए गए हों, उत्कीर्ण कर दिए गए हों, उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, मान लीजिए एक तांबे की प्लेट है। ठीक है, तांबे की प्लेट, पतली सी प्लेट सोचना। ठीक है, ऐसी चौरस प्लेट सोचना तांबे की। ठीक है, इसके ऊपर मैंने मशीन लगा दी, रगड़ाई वाली, वो खुदाई वाली। कई बार हम स्टील के बर्तन लेते हैं, स्टील के बर्तनों पर क्या करते हैं, नाम वगैरह लिखवाते हैं ना, खुदवा कर, है ना, उस मशीन से। तो इस पे मैंने अपना नाम लिखवा लिया, अपनी जन्म तिथि लिखवा दी और भेंट करने की डेट लिखवा दी, और मैंने मतलब कि एक पानी की टंकी भेंट किया और उस पर मुझे ये छपवाना है। तो इस प्रकार से पहले भी बनाए जाते थे, पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिए जाते थे, उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ क्यों करते थे, जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो लोग अपने आदेशों को इस पर खुदवाते थे ताकि लोग उनको देख सके, पढ़ सके और उन आज्ञाओं का पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अपने स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण दिया होता है, सभी ये बताया होता है हमने ये काम किया। उदाहरण के लिए शासक अपनी लड़ाइयों में जो जीत होती थी, जब जीत जाते थे उसका लेखा जोखा लिखा करते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लिखने से क्या लाभ होते होंगे। तो देखिए, कठोर सतह से पर लिखने पे यही लाभ आते हैं कि ये जल्दी से मिटती नहीं है। ठीक है, अब जैसे ताम्रपत्र, सॉरी, ये जो हमने देखे थे अभी पांडुलिपियां देखी थी हमने, तो ये पांडुलिपियों पे देखा गया कि इनको कीड़ों ने खा लिया। तो ये जो अभिलेख हैं, अभिलेखों को कीड़े खाने
तो क्या है, मुश्किल है थोड़ा, और इसके अंदर छेड़खानी करने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। और ऐसा करने में क्या कठिनाई आती होगी, इसको देखो ये कितना बारीक सिस्टम से लिखा हुआ है, कितना बारीकी से लिखा हुआ है, इसको खुदवाने में क्या दिक्कत आई होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी। सबसे पहली बात तो है ना, मेहनत लग रही है, और इतनी अच्छी कोई धातु भी उस वक्त नहीं थी जिस वक्त अभिलेख चल रहे थे, और धातु इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए क्या लग रही है, कार्य क्षमता में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हाँ कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसमें दिक्कतें आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा आपको कि क्या क्या कठिनाई आ रही होगी। इसके अलावा कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। देखो कुछ वस्तुएं जो अतीत में बनी थी और यूज़ करते थे, जैसे बर्तन हो गए, हथियार हो गए, औजार हो गए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक, ठीक है। और उनको जो स्टडी करता है, पुरातात्विक साक्ष्यों की जो स्टडी करता है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। समझ आ गया। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसी साक्ष्य है जो हमें, जो अतीत में लोग यूज़ करते थे और अब वो बची रह गई, उनका अवशेष हमें मिला है, ठीक है। उसको जो पढ़ता है उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जो होता है वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, ठीक है, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों के बारे में भी जानकारी हमें देते हैं, ठीक है, छानबीन करते हैं। ये देखिए बर्तन बनाए हुए हैं, ये मोहर है, इनमें से कुछ सिक्कों की प्राप्ति भी हो जाती है, ठीक है। कुछ पत्थर के बनाए होते हैं, कुछ मिट्टी के, कुछ धातु की बनी होती है। तो ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नहीं नष्ट होने वाले होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। पुरातत्वविद जो होते हैं जानवरों, चिड़िया और मछली की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे क्या पता लगता है कि उस वक्त लोग क्या खाते थे, कौन से जानवरों को पालते थे, कौन से जानवरों को शिकार करते थे, ठीक है। वनस्पतियों के अवशेष से क्या पता चलता है, वैसे वनस्पतियों के अवशेष क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर भी अगर इन लोगों को मिल जाते हैं तो उस वक्त पता लग जाता है कौन से अनाज प्रचलित थे और लोग क्या खाया करते थे, कौन से अनाज का उपयोग करते थे। फिर उससे क्या पता चलेगा कि इसकी कृषि होती थी, है ना। क्या पुरातत्वविदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले हैं, तो मिलते होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है, कि बधुआ कपड़े क्या होते हैं, उसके बाद में अवशेष बताएंगे कि बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे या नहीं। पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो होते हैं वो स्रोत शब्द बोलते हैं। पांडुलिपियां और अभिलेख और पुरातत्व से जो हमें जानकारियां मिली है उनको क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। जो जानकारी हमें पुरातात्विक चीज़ों से मिली है, यानी बर्तनों से, औजारों से मिली है, उस जानकारी को हम बोलेंगे पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि हमें पुरातत्व चीज़ों से मिली है, बर्तनों से मिली है, अवशेषों से मिली है। और जो जानकारी हमें किताबों से मिलेगी उसे हम बोलेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से जानकारियां जो मिलती है उसे इतिहासकार क्या कहते हैं, स्रोत शब्द से परिचित करवाते हैं, ठीक है। इतिहासकार किन्हें कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, ठीक है। जब कोई सबूत मिल जाता है तो उसके बारे में स्टडी करना क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत को वापस समझने लगते हैं कि इस वक्त ये हो रहा, उस वक्त ये हो रहा था, ठीक है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए करते हैं। जैसे वकील नहीं होते, जासूस नहीं होते, वैसे कि उस वक्त क्या हुआ होगा, ठीक है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अतीत क्या होता है, क्या एक था अतीत या अनेक था, जैसे मैंने आपको बताया। क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, तो पुस्तक का नाम ही है हमारे अतीत। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जो अतीत है ये एक वचन नहीं है, एक नहीं है, ये बहु है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे, कि उनका जीवन, सभी का जीवन अलग अलग होगा, तो सभी ने अपने जीवन का लेखा जोखा तो लिखा नहीं है। पशुपालकों का अलग जीवन है और जो रानी है या राजा है उनका जीवन अलग है, ठीक है। शिल्पकारियों का और व्यापारियों का जीवन, दोनों के अंदर क्या है, शिल्पकारी तो निर्माण कर रहे हैं और जो व्यापारी है वो बेचने जा रहे हैं, तो दोनों के जीवन में फ़र्क हुआ ना। जैसा कि आज भी हम देखते हैं उस समय की देश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे, है ना। तो सभी का क्या होगा, मान्यताएं अलग अलग होंगी।
उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप जो है, अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे करते हैं? मछली पकड़ कर करते हैं, शिकार करके करते हैं, फल फूल संग्रह करके करते हैं। इसके विरुद्ध में देखें तो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने खाने की पूर्तियों के लिए क्या करते हैं? वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं कि कोई अनाज उगाएगा, बेचेगा और फिर हम उससे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह के भेद में अतीत भी, मतलब ये इस तरीके का जो डिफरेंस था वो अतीत में भी था कि सारे लोग ही अनाज नहीं उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है ना, जो महिलाएं थी उनका अतीत अलग था और जो पुरुष थे उनका अतीत अलग था। इसके अतिरिक्त यह है, अन्य तरह का भेद भी है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे कि सभी शासकों के बारे में हमें पता है कि शासक ने ये किया, ये इसका नाम था, इसकी ये उपलब्धियां थी, ये इसकी कमियां थी। तो लेकिन आम लोगों के बारे में तो नहीं हमें पता, शिकारियों ने तो अपना कोई लेखा जोखा नहीं रखा है। तो ठीक है, पुरातत्व होगा ना, जो जैसे बर्तन हो गए, औजार हो गए, मोहरे हो गई, सिक्के हो गए, उनसे हमें क्या पता चलेगा? उन लोगों के जिन लोगों ने लेखा जोखा नहीं रखा अपना, उनके बारे में जानने की मदद मिलेगी। हालांकि अभी भी इनके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमारे पास में बहुत कुछ ढूंढना अभी और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, तिथियां क्या होती है? अगर तुमसे कोई तिथि के बारे में पूछे तो आप शायद उस वर्ष, उस दिन की तारीख, महीना या फिर साल के बारे में बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कहने का मतलब है कि वर्ष की गणना, कि वर्ष जो है साल 2000 जैसे है, उस साल की गणना कब से शुरू हुई थी? ईसा मसीह के जन्म से शुरू की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ये है कि ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? 2000 वर्ष हो गए। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। देखो, जब हम वर्ष की बात कर रहे हैं कि वर्ष की शुरुआत कब हुई, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ईसा मसीह का यहाँ पर जन्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 है। तो अगर हम आज पहुँच गए यहाँ पे 2000 में, तो आज क्या कहेंगे कि कितने साल हो गए? ईसा मसीह के जन्म को 2000 साल हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मतलब थे जो इतिहासकार थे जो कह रहे थे कि हम तो ईसा मसीह में यकीन नहीं रखते हैं। तब यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। तब ईसा पूर्व जो सिस्टम था, जैसे BC है ना, तो ये सब सिस्टम था, मैं बताती हूँ आगे चलकर। ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद में है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखकर मानी जाती है कि ये ईसा के जन्म के पहले थी। देखिए, ये 1, ये 2, 3, ये यहाँ पे 2000 आ गया। ये ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष हो गए हैं। और अगर इसको बोलें कि ईसा मसीह के जन्म से कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले चला जाएगा। जैसे ये 1, ये 2, 3 है ना, ईसा मसीह के जन्म के 4 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तब ऐसे बोला जाएगा। कितने साल पहले? अगर हमने बोले ना 600 ईसा पूर्व, कि ईसा पूर्व के 600 जन्म से 600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये पूरा एक स्केल था। यहाँ पे जन्म देख लेते हैं, यहाँ पे अपने ईसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2000 है, तो कितने साल हो गए? कितने साल की बात करें? ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ईसा पूर्व क्या होता है? कि ईसा के जन्म से इतने साल पहले, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 19, तो क्या कहेंगे? ईसा मसीह के जन्म से 19 साल पहले की बात कर रहे हैं, और 19 साल बाद में ईसा मसीह का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर है? तो आप ये मत सोचना कि आप ऐसे उल्टा चला दोगे कि ये लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है और इधर 1 2 3 ऐसे उल्टा चलेगा। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता। ये इसको समझने की बात होती है कि ये 2000 वर्ष बाद हो चुके हैं और ये 600 वर्ष ईसा मसीह के पूर्व से है, इस जन्म से पहले की बात है। ये आपने बोलने लगते हैं ना कि हाँ ये उल्टा चला देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या बोलते हैं कि पहले कह देते थे कि ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो एक बहुत लोगों ने इस बात पे क्या किया था? क्वेश्चन उठाया था। फिर कहने लगे कि आप बिफोर क्राइस्ट मत कीजिए, आप बिफोर कॉमन कर लीजिए। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा कर लीजिए, कॉमन एरा कर लीजिए, कॉमन एरा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो ये सब सिस्टम हुआ था, बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये आप चीज़ें रिवाइज कर लेना एक बार यहाँ से। ठीक है,
तो जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख 100 वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आया है। विद्वान यह कैसे जान सकते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। देखो जैसा हमने पढ़ा कि अभिलेख जो है वो कठोर सतह पर खुदवाए जाते थे, कठोर सतह पर खुदवाए जा रहे थे। इनमें से कई अभिलेख तो 100 वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। ठीक है, समय के साथ साथ में अभिलेखों में क्या होने लगे, लिपियां और जो भाषाएं थी उनके अंदर बदलाव आने लग गया। तो जो पढ़ रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा? तो पढ़ने की, लिपि समझने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी मिस्र से मिलती है। ठीक है, ये देखो, जैसे शेर को इन्होंने एक समझ लिया कि जो देखिए शेर के लिए इन्होंने यूज कर लिया एल। ठीक है, और पक्षी सेम है, ये देखिए ये पक्षी जो है, इस पक्षी के लिए इन्होंने ए का यूज कर लिया। ठीक है, और ये देखिए ये एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, तो इन्होंने इसके लिए पी का यूज कर लिया, और इस चित्र के लिए इन्होंने ओ का यूज कर लिया। तो इसको ये समझने की कोशिश कर लेते हैं, इस तरीके से ये लिपि पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आप ये तो बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे कवर। नर्मदा घाटी पर क्या हुआ था? आरंभिक आखेट और संग्राहक थे। मगध क्या था? पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियां कहाँ पर थी? पूर्व में थी, जहां पर क्या हुआ था? आरंभिक कृषि हुई थी। क्या हुआ था? ठीक है, सिंधु क्या हुए थे? यहाँ पर प्रथम नगर हुए थे। गंगा घाटी पर क्या हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। बिल्कुल पांडुलिपियां और अभिलेख में आप अंतर बता सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको समझने में। एक बार आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से पढ़ने के लिए लाइक करते रहें, मोटिवेशन को बनाए रखें। जो समझ ना आए कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद।